हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब सही होंगे। कल के सेशन में हमने देखा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है। उसका इंट्रोडक्टरी सेशन हमने देखा था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का। उसको हमने सोडियम के एग्जांपल के हेल्प से देखा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल में करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस करंट के फ्लो के अंदर रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है और उसके पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है। इसके बाद में हमने ये देखा था कि किसी भी मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेनली थी वो ये थी कि मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ होता है। मेटल की कंडक्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मेटल हमेशा ओम्स लॉ का ओबे करता है। और उसके अलावा एक प्रॉपर्टी हमने ये भी देखी थी कि ये विडमैन फ्रेंच लॉ को फॉलो करता है। विडमैन फ्रेंच लॉ क्या था? सिग्मा अपॉन के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेयर सिग्मा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड के इज इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी। उसके बाद में मैंने ये कहा था कि हम लोग ड्रूड थ्योरी को पढ़ने वाले हैं और ड्रूड थ्योरी को फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी कहते हैं। एस ड्रूड थ्योरी को फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल कहते हैं, यानी कि ड्रूड थ्योरी जो है बेसिकली गैस मॉडल पर बेस्ड है और गैस मॉडल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बेस्ड है। तो ड्रूड थ्योरी पर आने से पहले हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को देखते हैं कि उसमें क्या होता है। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक चेम्बर है विच इज फुल ऑफ गैस, विच इज फिल्ड अप विथ फुल ऑफ गैस एट टेम्परेचर टी। तो टी टेम्परेचर पर अगर किसी चेम्बर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस पार्टिकल्स होंगे, तो वो ब्राउनियन मोशन स्टार्ट कर देंगे। एक टाइम के बाद में हर डायरेक्शन के अंदर वो मोशन करेंगे। ओके, हर डायरेक्शन के अंदर मोशन करेंगे। इस मोशन के दौरान वो एक दूसरे से भी टकराएंगे और चेम्बर की वॉल से भी टकराएंगे। ये फिनोमिनन अकर होगा अगर हम किसी भी चेम्बर के अंदर पूरा गैस से फिल कर दें। तो इस थ्योरी के कुछ अजम्पशंस क्या हैं? इस थ्योरी के कुछ अजम्पशंस हैं कि फर्स्ट अजम्पशन है देयर इज नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, यानी कि ये जो पार्टिकल्स होंगे वो नॉन इंटरैक्टिंग होने यानी कि इनके बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा और ना ही कोई रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा जब तक कि पार्टिकल स्टेबल कंडीशन में है तब तक। और सेकंड अजम्पशंस क्या कहता है? सेकंड अजम्पशन हमको ये कह रहा है कि पार्टिकल्स जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेंगे, एज द पार्टिकल्स मूव अराउंड दे कोलाइड विद ईच अदर, ड्यू टू कोलिजन ऑफ द पार्टिकल्स विद ईच अदर नेट एवरेज मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज जीरो। ये सेकंड अजम्पशन ये कह रहा है कि जैसे ही पार्टिकल मूवमेंट स्टार्ट करेंगे वो एक दूसरे के साथ में कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे और इसी के साथ में वो क्या करेंगे, चेम्बर की वॉल के साथ में भी कोलाइड करेंगे। और इस पूरे फिनोमेनन में, इस पूरे घटनाक्रम में पार्टिकल का जो नेट मोमेंटम होगा वो हमारे पास में ज़ीरो हो जाएगा। नेट मोमेंटम ज़ीरो कैसे होता है? तो नेट मोमेंटम का ज़ीरो होने का मतलब है कि जैसे कि एक कोई पार्टिकल है वो डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन के अंदर रैंडमली मूव कर रहा है। तो जब वो रैंडमली मूव करेगा तो इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। और जब नेट वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी इसीलिए उसका नेट मोमेंटम भी हमारे पास में क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ऑल्दो उसका नेट मोमेंटम ज़ीरो है, लेकिन किसी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में किसी भी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, यानी कि उस दौरान उसके पास में कुछ वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी। तो अपन लिख सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ये इक्वल रहेगी के बी इंटू टी के, वे टी इज इक्वल टू टेम्परेचर एट विच चेम्बर इज फिल्ड, गैस इज फिल्ड, and Kb is constant.
ओके, तो ये जो पूरा फिनोमेनन है ये हम लोग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से समझेंगे। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आई होप आपने लास्ट ईयर में पढ़ा होगा स्टेट मैक में सभी ने। तो उस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं हम इसमें आगे। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम सपोज करते हैं कि लेट dn इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग velocity between v एंड v प्लस dv। अपन ने दो सक्सेसिव कोलिजन को लिया है अगर, यानी कि दो सक्सेसिव कोलिजन हमारे पास में है, तो सपोज करते हैं इसकी वेलोसिटी अगर v है और इसकी वेलोसिटी v प्लस dv है, तो इसके बीच में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो हमने dn कंसीडर किया है। ओके, एंड n इज इक्वल टू ऐसा n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और हमें फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल अगर निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल टू dn ओवर n। हम लोग ऐसे फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम लोग अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से समझें तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारे पास में कैसा होगा, सपोज एक्स एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पर टेम्परेचर है, तो किसी T1 टेम्परेचर पर उसकी जो वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी v0 होगी, और जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो ये कर्व लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। यू कैन से टेम्परेचर हियर इज़ T0 और हियर टेम्परेचर इज़ T1, तो इसकी ये कर्व लेफ़्ट साइड शिफ्ट हो करके इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 के इक्वल आ जाएगी। ये हायर टेम्परेचर की बात हो गई। तो दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट हम बात करें एवरेज टोटल एनर्जी इस गैस की। अगर हमको एवरेज टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है इस गैस की, तो हम लोग इक्विपार्टीशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। और इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या होती है कि किसी भी एक पार्टिकल का कोई पैरामीटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तीनों एक्सिस में, यानी कि फॉर एग्जांपल वेलोसिटी जो होगी वो एक्स एक्सिस में vx हो जाएगी, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड वाई एक्सिस में vy हो जाएगी एंड जेड एक्सिस में vz हो जाएगी किसी भी गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी। और ये हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एवरेज टोटल एनर्जी, एवरेज टोटल एनर्जी इक्विपार्टीशन थ्योरम से। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम यही कहती है कि इस वेलोसिटी के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे, दैट इज इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, और ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैव एनर्जी ऑफ 1/2 kBT, यानी कि इसका हर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है एनर्जी 1/2 kBT को कंटेन करेगा। यानी कि Vx इज हैविंग एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, टोटल एनर्जी की। Vx इज हैविंग टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू Vy एंड विल बी इक्वल टू Vz एंड दिस ऑल विल बी इक्वल टू हाफ kBT। ये हाफ kBT के इक्वल होगा। और अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी होगी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, Vx प्लस Vy प्लस Vz, Vx प्लस Vy प्लस Vz, तो हमारे पास में टोटल एनर्जी आ जाएगी 3/2 kBT। ये हमारे पास में टोटल एनर्जी है। अब हम इसको टोटल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं, टोटल एनर्जी इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है गैस पार्टिकल का, पोटेंशियल एनर्जी होता है जो वो ज़ीरो के इक्वल है। और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो क्यों है, हमने फर्स्ट अजम्पशन में पढ़ा था कि पार्टिकल्स के बीच में
नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। और जब पार्टिकल के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, उनके पास में इनिशियल कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो उस टाइम यानी कि उनकी एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी उसमें कितनी है, 0 है। ये कंसीडर हम करके चल रहे हैं। इसीलिए जो वेलोसिटी की वजह से हमारे पास में एनर्जी आई, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी आई, वही इसकी टोटल एनर्जी रहेगी। अगर हमें टोटल एनर्जी पता है किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल की, तो हम लोग उसकी वजह से स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट का हमारे पास में फॉर्मूला है, स्पेसिफिक हीट रिप्रेजेंटेड बाय CV विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एवरेज एनर्जी, एवरेज टोटल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और एवरेज d/dt ऑफ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास में है 3/2 ऑफ kBT। इसको T के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 3/2 kB। और अगर हमको टोटल निकालनी है तो हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। n क्या था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे गैस चैम्बर में। तो हमारे पास में स्पेसिफिक हीट ये आ जाएगी 3/2 kB इंटू n, और आई कैन राइट इट एज 3/2 R। R क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, क्योंकि kB इंटू n हमारे पास में पूरी एक कांस्टेंट टर्म आएगी, तो मैंने इसे एक कांस्टेंट लिख दिया R के इक्वल। तो ये हमारे पास में स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आ गया एज फार एज गैस इज कंसर्न्ड। तो ये किस कंडीशन में है, जब हमारे पास में गैस हो, दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विच ईच अदर हो, उसके पार्टिकल्स, और किसी पर्टिकुलर T टेम्परेचर पर वो चैम्बर में फिल्ड हो। उस कंडीशन में जो स्पेसिफिक हीट रहेगी गैस मॉलिक्यूल्स की, वो 3/2 R के इक्वल रहेगी। अब ये बात सारी हो गई गैस की। बट अगर अब हम एक काम करें, इन गैस पार्टिकल्स को, इन गैस मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के क्लोज लाने की कोशिश करें। जब गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो मीडियम डेंस हो जाएगा और टेम्परेचर को हम करेंगे रिड्यूस। एक डेंस मीडियम, गैस मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तब डेंस मीडियम बनेगा, और अगर टेम्परेचर रिड्यूस होगा टू रूम टेम्परेचर, तो कंडीशन ऑफ स्टेट जो आएगी वो हो जाएगा सॉलिड। तो हमारे पास में क्या हो गया, सॉलिड बन गया। और जो रूट थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पूरी सॉलिड पर ही है, वो पूरी मेटल्स पर ही है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जब हमने सॉलिड बना दिया है, या सॉलिड के अंदर भी जो स्पेसिफिक एनर्जी है या जो स्पेसिफिक हीट है, वो 3/2 R ही रहेगी या उसमें कुछ चेंजेस होंगे। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया उस टाइम, और एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट था किस लिए, पहले ये समझो। एक्सपेरिमेंट गैस के बिहेवियर और सॉलिड के बिहेवियर को कंपेयर करने के लिए था, कि जो गैस के अंदर जो स्पेसिफिक हीट आ रही है, वही स्पेसिफिक हीट हमें क्या सॉलिड में भी मिल रही है। तो उन दोनों के बिहेवियर को कंपेयर करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। और उसमें किया क्या, बेसिकली हमने कि कोई भी एक मीडियम है या कोई भी एक सॉलिड है, उसको हीटअप किया DT टेम्परेचर देके। ठीक है, टेम्परेचर देंगे तभी वो हीटअप हो गया, या टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तभी कोई भी चीज़ हीटअप हो सकती है। तो चेंज इन टेम्परेचर हमने DT लिया और सॉलिड को हमने क्या किया, हीट दिया। और कंडीशन हमने क्या रखी कि जितनी भी हीट सप्लाई करनी है हमको पूरी, जो टोटल हीट है नीड टू बी गो टू सॉलिड एंड शुड नॉट गो एनीवेयर एल्स। तो ये काफ़ी ट्रिकी चीज़ हो गई कि टोटल हीट नीड टू बी गो टू सॉलिड ओनली, शुड नॉट गो एनीवेयर एल्स। तो ये इसकी कंडीशन थी। और जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ और उसकी वजह से स्पेसिफिक हीट जो कैलकुलेट हुई, स्पेसिफिक हीट एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, तो उसकी वैल्यू जो निकल के आई वो 3 R निकल के आई, यानी कि इज़ नॉट इक्वल टू 3/2 R। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि सॉलिड और गैस, इन दोनों के स्पेसिफिक हीट हमको डिफरेंट मिल रही है सेम कंडीशंस पे।
अगर ये दोनों की स्पेसिफिक हीट अगर डिफरेंट मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ तो सॉलिड के अंदर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग इन सॉलिड। तो इसी चीज़ को समझने के लिए ड्रूट लॉरेंस ने पूरी एक थ्योरी दी है, पूरी मेटल की थ्योरी दी है। इसी को हम हमारे नेक्स्ट सेशन में समझने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस समझ में आई होगी, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमने किस लिए पढ़ी है ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्यों ड्रूट को ज़रूरत पड़ी कि उसको सॉलिड के बारे में या मेटल्स के बारे में फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल रिप्रेजेंट करना पड़ा। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल जो है मेटल्स के लिए अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ा? क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ जो गैसेस थी वो डिफरेंट एक्ट करती है सॉलिड से, इसी रीज़न की वजह से। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।